Very good evening to all dear students of SEM 3. Yes, so I'm continuing with the topic monetary policy, and if you remember yesterday I taught you what are the objectives of monetary policy. In fact मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं. तो क्योंकि ये चैप्टर जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ तो वो भी इससे कनेक्टेड है, इसलिए एक लाइन में फिर मैं रिपीट करती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम वेरियस पॉलिसी मेजर्स की बात करते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है ये बात करता है कि हाउ टू एडमिनिस्टर, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी. तो जब भी बच्चों आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध किससे है. मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध सप्लाई ऑफ मनी से है. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या पूर्ति हो रही है, कितनी पूर्ति हो रही है. समझ रहे हैं ना आप. तो यहाँ पर बस याद रखिए सप्लाई ऑफ मनी एक तरफ है और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है. कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स अपने समझ में ठीक समझा दिए थे. अब आई डोंट नो आप कितना समझे होंगे, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा सो दैट द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. एंड टुडे मैं आपको एक छोटा सा ही टॉपिक आप बताऊंगी. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि नोट्स में पिछले हफ्ते दे चुकी थी. आज मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिकॉर्डिंग कोई नया चैप्टर के नोट्स आपको फिर डाल दूंगी. तो आपके पास क्या हो जाता है कि एक टाइम मिल जाता है अगर आप इनसे पढ़ रहे हैं. एज आई ऑलवेज आस्क्ड यू, आप यू आर फ्री टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर. पर एनीवेयर का मतलब ये नहीं कि कोई, इट शुड बी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. एक प्रॉपर किताब से पढ़ सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस करना क्या है, पढ़ना ज़रूर है. और अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट वीक मैं जो पढ़ाऊंगी वो आज पहले ही दे दूंगी आपको. तो आई फील दैट इज मोर कन्वीनियंट एंड इट मेक्स माई टीचिंग कंप्लीट व्हेन यू हैव द नोट्स विद यू in advance and then I talk about it. So बच्चों मैं आज बात कर रही हूँ limitations of monetary policy की. What are the limitations? मैंने कल जाते जाते जब अपनी बात खत्म करी थी तो आपको बताया था कि limitation का मतलब क्या होता है, सीमा. अब सीमा का मतलब क्या होता है कि कुछ हम करना चाहते हैं तो उस करना चाहते में जो भी बाधाएं आती हैं, whatever obstacles are coming, तो उसको हम सीमा कहते हैं. अब मैं आपको व्हाट्सएप में ये अभी ये रिकॉर्डिंग भेजना चाहती हूँ और पता चले कि मेरा नेट जो है वो ख़त्म हो गया है. तो नेट कनेक्टिविटी, या हम जूम पे बात कर रहे हैं, कोई हमारी मीटिंग है, कोई हमारी क्लास है, और पता चला कि भाई हमारा नेट ही नहीं चल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपकी टीचिंग में क्या चीज़, एक लिमिटेशन आ जाएगी. द प्रॉपर फ्लो ऑफ नेट कनेक्टिविटी विल बिकम द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन, है ना. और दूसरी बात यह है कि माना सारे बच्चे अंग्रेज़ी समझने वाले बच्चे बैठे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं और मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो ये एक लिमिटेशन हो जाएगी मेरे लेक्चर की. अगर बच्चे इंग्लिश वाले बैठे हैं, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो लिमिटेशन हो जाएगी. तो आई होप जब भी कभी लिमिटेशन टॉपिक का हेडिंग आती है तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. अब मैं आपको बताऊंगी मॉनेटरी पॉलिसी की क्या लिमिटेशन है, तो आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ जाएगी कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है रेगुलेट करने के लिए, नियमन करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को, टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी. अब उसमें क्या चीज़ बंधन हो जाता है, क्या बंधन भी नहीं बल्कि बाधा क्या आती है, वो मैं आपको बताती हूँ. 4 बाधाएं हैं. आज मैं आपका बहुत शॉर्ट सा ही लेक्चर लूँगी क्योंकि कल थोड़ा सा लंबा हो गया था. तो यस, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. आप देख रहे हैं कि मैंने एक वो बना रखा है इसमें कोड वर्ड बुल. तो बुल तो अच्छा है, कभी भी आप उसको याद रख सकते हैं, कोई इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है. बी से आ गया बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, यू से आ गया अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, यू से आ गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और एल से आ गया लैक ऑफ कोऑपरेशन बाय द बैंक. बैंकिंग आदतें, अल्प विकसित पूंजी बाजार, असंगठित क्षेत्र और बैंकों का असहयोग. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. अब इसका क्या मतलब हुआ, आप ही देखिए कि आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रही हैं, बैंकिंग हैबिट तो हम सब में है. जो बच्चा भी मेरी बात ध्यान से सुन रहा होगा वो कह रहा होगा
अरे मेरे पास तो एटीएम कार्ड है, अरे मैं तो डिपॉजिट करती हूँ मनी, अरे मैं तो बैंक से पैसा निकालती हूँ, मैं तो पापा के साथ फिक्स डिपॉजिट करने भी गई थी। तो ये मैम क्यों बोल रही हैं बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, क्यों इसको लिमिटेशन बता रही हैं? तो रीज़न है बच्चों कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि कहीं ना कहीं इलिटरेसी है, उसको क्या बोलते हैं इलिटरेसी को, आप ये साक्षरता इतनी ज़्यादा नहीं है, सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, सोशल इविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। अब बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे होगे, तो इसका इससे क्या संबंध है? आपके तो मन में बार बार आ रहा होगा कि वाई वाई मैम इज पॉइंटिंग आउट दिस पर्टिकुलर हेडिंग के बैंकिंग हैबिट्स लोगों की नहीं है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट कंपेयरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बड़ी तादाद में है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं, एकदम मैं अपडेटेड नहीं हूँ, बट फिर भी आपको जो भी बताऊंगी काफ़ी नज़दीक होगा कि हमारे देश की लगभग 65 लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। मैं थोड़ा सा बताने में इसमें क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि डेटा जितना बच्चों अर्बनाइजेशन होता जाएगा, शहरीकरण होता जाएगा, तो ये जो संख्या मैं आपको बता रही हूँ घटती जाएगी। अब एक ज़माना रहा होगा ना, जो ये आपका गुड़गांव है, गुड़गांवा जो है, उसको पहले गांव ही तो रहा होगा। अब ये जो नोएडा है, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्री क्या है, जो भी है, ये पहले कोई शहर थोड़ी थे। ये धीरे धीरे कर आने वाले समय में आप देखेंगे कि डोईवाला अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब है लेकिन कैनॉट कंपेयर इट विद देहरादून, लेकिन डोईवाला का हो सकता है कोई नाम डोई वॉल्स हो जाए और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी बन जाए। तब एक मैम हुआ करेंगी जो बच्चों को पढ़ाएंगी और कहेंगी, अरे बेटा मेरे ज़माने में तो डोईवाला बहुत डेवलप्ड शहर नहीं था। तो ये बात इतनी लंबी मुझे बताना नहीं चाह रही हूँ, समय का बर्बादी होगी, लेकिन मैं आपकी बात को, आपके मन में अगर ये बात आ रही है तो उसे क्लियर करना चाह रही हूँ कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ आज की डेट में भी आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। इंडिया को कहा जाता है बच्चों, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, थोड़ा सा मेरी संख्या में फ़र्क हो सकता है, लेकिन लगभग यही आएगा। टुडे ऑल्सो देर आर 6,38,000 विलेजेस। अब मैं 2011 का डेटा कह रही हूँ, इसमें एक भी पॉइंट गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है आज का डेटा बदल गया हो। तो जिस देश में 6 लाख लगभग 7 लाख के बराबर गांव हैं और लगभग 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, आर इकोनॉमी इज़ अ रूरल बेस्ड इकोनॉमी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर हम लोग, हम तो बहुत 25 या 20% में आते हैं। हमारे बैंकिंग अकाउंट्स होने से, हमारे एटीएम कार्ड्स होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा जो डेटा बन रहा है वो तो गांव से बन रहा है ना। और आज की डेट में भी गांव में लोगों की बैंकिंग हैबिट्स उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। वो बात अलग है कि जो शहर के पास गांव है, वहाँ पर अगल बगल आसपास लोग जो है बैंक से कनेक्टेड हैं। बट अगर आप इंटीरियर्स में जाइए जहाँ लाइट भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो डेवलप नहीं है। लाइट से इसका मतलब नहीं है, एक तरह से बहुत अगर डीपली जाए तो है भी, बिकॉज कंप्यूटराइजेशन बैंक में हो रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। बट आप ये देखिए ना कि जिन गाँव में रोड कनेक्टिविटीज़, जो गांव पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, वहाँ पर आज भी बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दो तरह के हम फाइनेंस की बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में तो वही सब आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं देशी बैंकर। देशी बैंकर का मतलब होता है इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स का मतलब होता है साहूकार, महाजन, व्यापारी, बनिया। तो गांव में क्या होता है कि गांव में जो लोग रहते हैं, आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट द इंटीरियर्स, दे डोंट ट्रस्ट ये जो एक कमरे में सरकार का बैंक बना हुआ, अरे इससे क्या, ये तो शहरी बाबू है, इसके पास हम अपना पैसा जमा करेंगे। अरे भाई, गांव में तो ताऊजी हैं, फला व्यापारी हैं, फला महाजन हैं, हमारे पुराने ज़मानों से रिश्ते चले आ रहे हैं। और आपने पुराने ज़माने में पिक्चर भी देखी होंगी कि भाई
एक साहूकार बैठे हुए हैं अपना बक्सा लेकर, जितना उनसे लोन लिया उससे ज़्यादा उन्होंने उस पर ब्याज लिया, ऋण, वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लिया। और जब अकाउंट्स ख़त्म करने की बात है तो वो कहते हैं कि वही खाते जो हैं जल गए, आग लग गई। तो आई मीन you should understand one thing, that there are no proper records, there are no proper data, there are no proper, जिसको कहना चाहिए, all these जो भी बैंकिंग से जुड़ी चीज़ें हैं। और लोग, अब आप कहोगे कि गांव वालों को बैंक से ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास क्यों है? उनके ऊपर विश्वास क्यों है? क्योंकि वो अपना लगता है, वो किसी भी समय आपको पैसा दे देता है। जब आप कष्ट में जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी की शादी है, मुझे लोन चाहिए, तो वो कहता है अरे भाई जरा इनके लिए चाय लाओ, इनको चाय पिलाओ और लड्डू भी खिला दो। हाँ, समझ रहे हैं ना आप? भाई वो करवा चौथ में जो मठरी बनी थी वो भी खिला दो। तो उसको क्या बुरा लग रहा है? अब बगल में बैंक है, बैंक में वो मैनेजर साहब जो है मक्खी मार रहे हैं बैठकर, कोई उनके पास आ ही नहीं रहा है। तो आपके सामने मैंने एक सिनेरियो रखा है, थोड़ा ड्रामेटिक जरूर है, पर जब तक ड्रामेटिक नहीं होगा फिर वो बात दिल को लगेगी नहीं। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैम बैंक में, गांव में, मेरा तो वो ताऊ जी फला बैंक में, गांव में बैंक में कर। मैं आपको एक जनरल सिनेरियो बता रही हूँ, एवरेज सिनेरियो बता रही हूँ डेवलपिंग कंट्रीज का, कि बैंकिंग हैबिट्स उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर उनके पास खेती से पैसा आता है, ज़मीन बेचने से पैसा आता है, तो मुझे इस बात को कहने में कोई वो ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम गलत बात है। आज भी वो जमीन में, कुएं में, मटके में, बक्से में, इसमें रखेंगे इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मनी इन द बैंक। अब आप कहोगे बैंक में रखने से क्या फायदा होगा? बैंक में रखने से फायदा होगा कि वो मनी आगे आगे बढ़ेगा, उस पर लोन दिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझनी है। आप आज के बच्चे हो, आपको लग रहा होगा अरे हम तो एमकेपी से बाहर निकलते हैं, ये मैम क्या पढ़ा रही है, हमको तो यूनियन बैंक सब दिखता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो हमको फला बैंक दिखता है, यस बैंक दिखता है, नो बैंक दिखता है, फला बैंक दिखता है, एक क्या था वो, बंधन बैंक दिखता है। तो बच्चों बात को समझने की कोशिश करिए। पॉइंट बहुत छोटा सा था, लेकिन मुझे लगा कि बात मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ कि आज भी जो पीपल हमारे देश के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, दे डू नॉट यूज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स अपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप क्लियरली बात समझ लीजिए कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशंस, मे बी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज, मे बी बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, आज भी बैंकिंग हैबिट्स हमारी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, आज का बच्चा जो अर्बन एरिया में रहता है वो एटीएम भी रख रहा है, सब कुछ रख रहा है। लेकिन हम भी जब आपकी तरह एमकेपी में पढ़ते थे तो हम लोगों को छोटा मोटा पॉकेट मनी मिल जाता था। बैंकिंग हैबिट्स हमारी उतनी ज़्यादा नहीं थी, जो भी काम करने होते थे पेरेंट्स ही करते थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ फ़र्क आ गया कि छोटे छोटे बच्चे सब अपना डील कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं समझाना चाहती हूँ वो ये बात है कि ये सिनेरियो अर्बन एरियाज़ का है। जो हमारे इंटीरियर में गांव हैं वहाँ पर बैंकिंग हैबिट्स जितनी डेवलप होनी चाहिए थी उतनी नहीं डेवलप हुई हैं। फिर बात आती है, सेकेंड पॉइंट आता है अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब बच्चों होता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक फाइनेंशियल मार्केट होता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार के दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट, फिर से बताती हूँ। एक बाजार है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में दो पार्ट्स आते हैं, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, मनी मार्केट मुद्रा बाजार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। तो एक कमी इन्होंने ये भी बता दी, एक प्रॉब्लम कह लीजिए ये भी बता दी, एक लिमिटेशन ये बता दी कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट। जितने भी आप ये देखिए, जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, उसको तो हम कह रहे हैं ना कि वो रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जितने भी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अभी आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगी। भाई ये समझिए कि क्रेडिट को भी तो हमें कंट्रोल करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, कंट्रोल करना है। अब इतना डिटेल में बताऊंगी तो मेरे पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। क्रेडिट कंट्रोल अच्छा खासा एक टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जितने भी क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं, साख नियंत्रण उपाय हैं, वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपका एक जो मनी मार्केट है, जो आपका कैपिटल मार्केट है, वो वेल डेवलप्ड नहीं है। इन द बल्कि ऊपर लिखा है ना हमने अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, शायद इसको आप ये भी लिख सकते हैं अंडर डेवलप्ड कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट, ओ सॉरी, अंडर डेवलप्ड कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट किस में डील करता है? लॉन्ग टर्म में। मनी मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म में। तो आप ये समझिए कि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर कैपिटल मार्केट नहीं होगा, मनी मार्केट नहीं होगा,
तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अच्छा काम करेगी? आप समझ रहे हैं ना? तो समझने का मतलब वही वाली बात है कि हमको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आपको हमें। अब मैं जो आप जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके पीछे आप मेरी बात में अग्री कर रहे हैं ना कि नेट चाहिए। अभी मैंने आपकी रिकॉर्डिंग करी और मेरे पास व्हाट्सएप में मैं भेजे जाऊँ सेंड अगेन सेंड अगेन सेंड अगेन। अरे भाई कम से कम नेटवर्क तो हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब तक हमारा वेल डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स में हम डील नहीं कर सकते हैं। अब बहुत ही अच्छा पॉइंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों इस पे भी हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी लंबी बात नहीं करना चाह रही हूँ आपसे। जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, देखिए दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। पहले तो आपको ये समझना चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों वो होता है विच इज वेल रेगुलेटेड, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार चलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? विच इज नॉट ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। आज आप ये देखिए कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। और जब आप ये देखेंगे कि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ज़्यादा बोलबाला है, ज़्यादा डोमिनेशन है, तो फिर हमारा सेंट्रल बैंक कैसे काम करेगा बताइए? सेंट्रल बैंक को काम करने के लिए भी तो एक इफेक्टिव माहौल चाहिए। और ऐसे में सबसे बड़ा मुझे खुद ये बात आई फुल्ली अग्री कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है एक जिसको कहना चाहिए एक मदद करता है सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करने में। आई होप आई एम क्लियर। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है क्योंकि फिर मैं बहुत लंबा बताने लग जाऊंगी आपको। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ये बात समझनी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो बस इतना याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती कि और ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट इज मोर डोमिनेंट इन आवर कंट्री। जैसे मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि एक बल्कि आप नोट कर लीजिए, कहीं मुझे याद आ गया है और मैं भी अपने रजिस्टर में नोट कर लेती हूँ कि जो हमारा 2018 और 19 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, क्या है, ध्यान से मैं जो बोल रही हूँ आराम से नोट करिएगा। हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो क्या कहता है कि हमारा जो टोटल 93% इंडिया में जो वर्क फोर्स है जो काम कर रहा है, ध्यान से सुनिए, 93% इंडिया में 93% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया वो क्या है, इज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ रहे हैं आप? 7% हमारा जो वर्क फोर्स है जो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये डेटा बहुत ही डिस्करेजिंग डेटा है एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये डेटा मैं आपको बहुत लेटेस्ट डेटा दे रही हूँ 2018 और 19 का, जो लिखा नहीं है लेकिन आप इसको नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? दैट 93% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया इज फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारे देश में 93% 93% जो वर्कफोर्स है, जो क्या बोलेंगे, कार्य शक्ति जो है या श्रम शक्ति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? असंगठित क्षेत्र से संबंधित रखती है। और इतना भी बता दूं कि जो टोटल हमारा वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स समझ रहे हो ना, जितने भी काम करने वाले सब उनको गिनती में हमने करी तो वो इस समय 2018 और 19 में बच्चों कितना है? लगभग 45 करोड़ से। तो ये समझ लीजिए कि इस 45 करोड़ में से 93% जो लोग हैं वो किस सेक्टर से जुड़े? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े। तभी तो देखिए लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा किस पे असर पड़ा था? अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे पड़ा था। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे जितने भी हमारे घर में काम करने वाले मेड्स हैं, माली हैं, अब दिवाली का समय आ रहा है, जितने वाइट वॉश करने वाले हैं, आप से मैं प्रश्न कर रही हूँ और आप अपने आप अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो जवाब देंगे क्या ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं? तो अगर आप ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज से नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। आप ये बताइए कौन से माली पूरे आपके कॉलोनी में माली आता है, सबकी तनख्वाहें एक जैसी हैं, सबके पर्क्स, सबको जो मिलने वाला दिवाली का इनाम एक जैसा है, कोई बोनस है, कोई छुट्टी का रेगुलेशन है? जी नहीं, सब अपने अपने हिसाब से
जो उनको कार्य देने वाले लोग हैं अपने हिसाब से उनको ऑपरेट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डेटा याद रखिएगा कि हमारा 93% ऑफ इंडिया टोटल वर्कफोर्स इज रिलेटेड टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इस समय जो टोटल वर्कफोर्स है 2018-19 में 45 करोड़ है। तो 45 करोड़ में से बीएसएम के सभी प्यारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनको पता रहना चाहिए कि 45 करोड़ में से 93% इज रिलेटेड एसोसिएटेड विद द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब लास्ट पॉइंट आ गया है। मैंने सोचा था हाँ जल्दी कर दूंगी, लेकिन शायद आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, आप लोगों को सुनना ही पड़ता है पूरी बात। लैक ऑफ कोऑपरेशन बाय द बैंक्स। अब आप ये देखिए, फिर से मैं एक बात रिपीट करती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। सेंट्रल बैंक कौन होता है? बैंकर ऑफ द बैंक होता है। सारे जितने कमर्शियल बैंक है वो किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल बैंक के अंडर में आते हैं। तो आप ये देखिए कि कोई अगर कोई पॉलिसी बना रहा है, उसकी पॉलिसी बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक उस पॉलिसी को फॉलो करने वाले लोग नहीं होंगे। अब मैं देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने तो पता नहीं कितना अपने हिसाब से सोचा है, मैंने भाई पढ़ा दिया आज बच्चों को। अब हमारे बच्चे इतने स्मार्ट निकले कि किसी ने भी मैम की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। कहेंगे भाई ये क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शुरू हो जाती है मैम। तो सवाल इस बात का है, मेरे नोट्स बनाने का, मेरे हिंदी और इंग्लिश में नोट्स बनाने का, फिर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजने का मकसद जो है वो ये है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। लेकिन ये तो कंट्रोल आपके हाथ में, आप तो सुन ही नहीं रहे। मतलब मैं एक बात आपके सामने रख रही हूँ, तो फिर मेरा तो सारा कार्यक्रम फेल हो जाता है ना क्लास लेने का, क्योंकि आप तो मेरे सामने बैठे नहीं हैं। अच्छा, माना आपकी जूम पे क्लास होती, माना आप 10 बच्चे हैं, तो आज का बच्चा तो इतना स्मार्ट है कि मैम का तो वीडियो ऑन है और बच्चे ने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। अब उसके बाद वो सो रहा है कि मोबाइल का, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे कोई चीज अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो सक्सेस है डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेशन विच इज बीइंग गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स। और डेवलपिंग कंट्रीज में कमर्शियल बैंक्स के पास इतनी असिस्टेंस जितनी उनको चाहिए सेंट्रल बैंक से नहीं मिल पाती कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, कार्यान्वयन कर सके। और आप ये देखिए कि एक बात याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी सफल नहीं हो सकती। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस रास्ते और आप जा रहे हो उस रास्ते, है ना, मैं मसूरी की तरफ चढ़ी जा रही हूँ, आप जो हैं उधर हरिद्वार की तरफ चले जा रहे हैं, तो भाई कैसे समझ में आएगी बात? दोनों तो एक वेवलेंथ पे समझ ही नहीं रहे। समझे आप मेरी बात? तो आई होप जो बच्चे सुन रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि जब वो सीन आ जाता है उसी को मैं अटेंडेंस मानती हूँ, और 2-3 दिन में मैं देखती हूँ 3-4 बच्चों को छोड़कर शायद उनके पास नेट प्रॉब्लम्स होंगी, 144 में से सभी बच्चे लगभग सुन लेते हैं। वो बात अलग है कि आप तो भाई इस समय ज़्यादा पावरफुल हैं, आगे कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। हम परेशानी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की और आपने फॉरवर्ड कर दिया। तो खैर वो तो यू आर दैट वे मोर पावरफुल, यू हैव टेक्नोलॉजी का वो बेनिफिट है। लेकिन वही वाली बात आती है कि मेरा जो चैप्टर पढ़ाने का मकसद है आपको मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज़ ओनली सक्सेसफुल, इट इज़ ओनली कंप्लीट व्हेन व्हाट आई से यू अंडरस्टैंड। अब मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ समझना चाह रहे हैं, मैं कुछ और समझाना चाह रही हूँ। तो व्हेनेवर देयर इज लैक ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑर्डिनेशन, आपस में अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, what I want to say you are not understanding, then the entire issue related to monetary policy becomes big zero. But ये बात जो मैंने कही आपसे, it was only for the example sake, मैंने सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए बात कही। मुझे तो इस बात का पूरा भरोसा है कि जितना मैं आपको समझा रही हूँ आप इतने होशियार हैं कि उससे ज़्यादा समझ रहे हैं। समझ गए आप? तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। आई थिंक सो इसके बाद का चैप्टर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको मैं नोट्स भेज चुकी हूँ, मैं अभी जब आपको सेंड करूँगी तो आई चेक इट इन द व्हाट्सएप में, मैं चेक कर लूँगी कि आपको मैंने अभी कहाँ तक भेजा है। इसके बाद हमें बच्चों करना है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है एंड मुझे लगता है कल हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसके आगे के नोट्स आपको अभी भेजती हूँ एंड या मैं फिर कल ही भेज दूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे जो पढ़ाना है यू आर ऑलरेडी हैविंग इट, गेटिंग माय पॉइंट।
So I hope you all understand. You people are, आप बच्चे बहुत प्यारे हैं.